नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए क्लास 10 मैथ क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 1 है। आज से दोस्तों मैट्रिक परीक्षा तक के जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नया स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन बैंक से मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक का से रिलेटेड जितना भी वीडियो आता है उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कि पाई बटा 3 है। आपसे पूछा गया कि पाई बटा 3 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि यहीं पर सिर्फ दोस्तों सिर्फ एक देखिए क्वेश्चन पूछेगा पाई, और पाई के मान यदि आपको 22/7 दे देगा, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। 3 प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या तो पाई बटा 3 की जगह कोई सा भी अंक रह सकता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा पाई भी पूछेगा, और पाई का मान 22/7 दे करके भी आपसे पूछेगा कि यह जो है कौन संख्या, परिमेय है, अपरिमेय है कि पूर्णांक संख्या है। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाई बटा 3 जो है यह परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ पाई कहता दोस्तों, तो पाई यदि 22/7 है तो ये देखिए पी बटा के रूप में है, तो यह हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन परीक्षा में यदि पूछेगा दोस्तों कि पाई बटा 3 क्या है, तो आप लोग क्या सही उत्तर कीजिएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कह रहा है दोस्तों कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। आपसे पूछा गया कि 144 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए सबसे पहले निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो 2 से लगाएंगे कितना बार में, 72 बार में। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 36 दूना 72। अब 36 को 2 से तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। और 18 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना, और 9 के कितना से, तो 3 से। तो देखिएगा कि 2 के कितना घात आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम करेंगे इसको दोस्तों, हम सिंपल सा 2 गुना कितना बार 2 है, 1 2 3 4 है, तो 2 गुना 2 और 3 गुना 3। तो देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना जोड़ा लगा के घात कैसे लिखाता है पहले देखिएगा। इसमें 2 का जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा लग गया, यानी कि कितना होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 2 के घात कितना हो गया, तो 4 हो गया। ऑप्शन में देखिए 4 है, तो ऑप्शन सी में आपका 4 दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह सब प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ था। पूछेगा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना कितना बार होगा, तो इस तरह से हम क्या करें, 144 का है या 180 का है, 190 160 जितना भी कहेगा उसमें जितना के घात पूछेगा। यदि यही प्रश्न में 2 के घात ना पूछ करके 3 के घात पूछता, इसका सही उत्तर क्या होता, 3 के पावर कितना हो जाता, 2 हो जाता, क्योंकि 2 बार ना है तो 3 के पावर 2 हो जाता। जिस तरह से प्रश्न पूछेगा, जितना के घात कहेगा हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि कितना बार आ रहा है, उतना हम उसको घात कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि 45 और 60 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो चलिए एचसीएफ कोई विधि नहीं बताया है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लगाइए या गुणनखंड, जैसे आपको मन करता है उस तरह से आप ज्ञात कीजिए। चलिए भाग विधि से हम ज्ञात करके आपको बताते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो 45 भागा कितना करेंगे, 60 करेंगे, एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 होगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 4 गया 1, कितना होगा, तो 1 बचेगा। अब इस 15 से हम 45 में भाग देंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कट के कितना नीचे 0 आ गया, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, तो 15 होगा। ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो भी इससे थोड़ा हार्ड है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आगे चल के आपका स्टार्टिंग तो अभी कर भी किए ना, आज तो ये पहला वीडियो है क्वेश्चन बैंक का। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हम आपको बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव का भी बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिएगा, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चौथा क्वेश्चन क्या करें, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF, ठीक है, HCF दिया गया कितना, तो 25 दिया गया है, और लघुत्तम समावर्तक LCM कितना दिया गया है, तो 50 दिया गया है। तो पूछा गया है कि 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहला संख्या A माने, दूसरा संख्या B माने, तो फार्मूला आप जानते हैं संख्याओं का क्या पूछा गया है, गुणनफल। ठीक है,
तो देखिए संख्याओं का गुणनफल पूछे और HCF और HCF दोनों दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट क्या करना है, तो HCF गुना LCM कर देना है। ठीक है, तो HCF कितना है, तो 25 है और गुना LCM 50 है, तो 25 25 कितना हो जाता है 125, और वो जीरो बैठ गया, नहीं 12 50 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 12 50 किस में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनेगा। यदि अगला क्वेश्चन में आपको कहे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है 25 की जगह 15 दिया हुआ है और लघुत्तम समावर्तक दिया गया है 45, तो कहेगा कि इसका दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, तो क्या करेंगे HCF गुना LCM कर देंगे। दिमाग में आप ये हटा लीजिए कि दो संख्या का महत्तम और समावर्तक यदि दे दे और हमसे पूछे कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों को गुना कर देंगे, आपका दोनों संख्या का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन समझ गए हैं तो जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या पूछा गया, भाज्य मैंने सब समझ रहे हैं जो दूसरा पूरी कट रहा है, अभाज्य जो नहीं कट रहा है। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, सब में भागा लगा लगा के चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए ये 91 है तो 9 या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यह भाज्य हो जाएगा। तो 2 और 1 3 है, 2 1 3 है कि 213 है, तो 2 1 3 और 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, ये भी कट जाएगा। और 4 और 1 है 41 है, यानी कि 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा, तो ये कटेगा दूसरे पर पूरी नहीं कटेगा, यानी कि नीचे वाला 501 है तो 5 प्लस 0 कितना 5 होगा और प्लस 1 कितना होगा तो 6 हो जाएगा, तो ये भी कट रहा है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन वाला, ऑप्शन सी वाला 41 हो जाएगा। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। या भागा लगा के भी चेक कर सकते हैं। आप सभी को डिफिनेशन पता होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण पूर्णांक किसे कहते हैं, सब लोग आप लोग ये सब 8 में ही पढ़ने रहता है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, एक घात वाले बहुपद जो रहेगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, दो घात वाले जो रहेगा द्विघात कहलाएगा, तीन घात वाला रहेगा तो त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, थ्योरी है, याद रखिएगा जी, बहुपद में पढ़ा दिए हैं, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए अभी भी हम बताए हैं कि एक घात वाला रैखिक, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात कहलाएगा। तो इसमें से आपको पहचानना है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यानी कि सबसे अच्छा रूप इनमें से कौन है, इनमें से जो उदाहरण है वो कौन है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्यू है ना त्रिघात है ना, प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यह सब क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब पहचानने के लिए है, सब डिफिनेशन में ही आपको थ्योरी के रूप में आपको बताया गया होगा कि एक घात वाले बहुपद को कैसे पहचानेंगे, दो घात वाले बहुपद को कैसे पहचानेंगे और तीन घात वाले बहुपद त्रिघात वाले बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के 1 के मूल्यों का गुणनफल। तो देखिए एक होता है मूल्यों का योगफल, मूल का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है तो सी बटा ए होता है। तो यहाँ से ए बराबर 4 है और बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है। तो आपसे पूछा गया क्या, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है, सी बटा ए, तो सी कितना है 1 है और ये कितना है 4 है, तो 1/4 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1/4। कैसे ज्ञात किए सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में पूछा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या करा है, करा कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के योग पर मूल्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 5 है, तो यह घात बहुपद होगा, यहाँ पे पर नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या करें हम आपको बता रहे हैं। करें कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल और गुणनफल दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया गया है 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 15। तो आपसे पूछा गया है ना कि वह घात बहुपद जो होगा वो कौन है। ऑप्शन में दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, सी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस
आगे फार्मूला क्या है इसमें से एक्स, ठीक ना, एक्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक्स इंटू शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना है तो 2 है, यहाँ एक्स ना होगा, एक्स इंटू 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 15, तो यहाँ से फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा -2x प्लस 15। ये देखिए तो किस में मैच कर रहा है ये समीकरण, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15। तो ये कैसे हम ज्ञात किए, तो इस फार्मूला के माध्यम से ज्ञात किए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस फार्मूला के माध्यम से आप दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि कैसे बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको VVI लगाइएगा, बहुत बार यह परीक्षा में पूछा है क्वेश्चन। कर कि k को किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है 5 दिया गया है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, पहले समीकरण लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों a1 बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, b1 बराबर 2 हो जाएगा और c1 बराबर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इधर ज्ञात करेंगे तो a2 बराबर 2 हो जाएगा और b2 बराबर हो जाएगा k, c2 बराबर हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो क्या करा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो k का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो डायरेक्ट कर देंगे a1 बटा a2 संपाति, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, बस इतना ही रहने दीजिए, नहीं में ज्ञात हो जाएगा। a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है बराबर b1 का मान कितना है 2 है और b2 का मान कितना है तो k है। ठीक है, आप समझिएगा, थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पे समझाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी आप गुना कीजिएगा, इधर लिख दे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो k गुना 1 हो जाएगा k और बराबर ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि k का मान जो होगा वो कितना होगा तो 4 होगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, k का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन दोस्तों आज हम आपको बताए हैं। 10 क्वेश्चन यदि आप सभी को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और आप सभी लोग दोस्तों प्रत्येक दिन टेस्ट देना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आप सभी लोग पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पाई क्लासेस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस लिंक में आपको बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट वगैरह PDF वगैरह डाउनलोड करने का सुविधा दिया गया है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।